हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सौरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो आज हमारा चैप्टर 13 है एवीएस का। काफ़ी दिनों बाद हमने एवीएस की क्लास ली है, क्योंकि इतने दिन बीच में हम हिंदी की पेडागोजी करने लग गए थे। और अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं ली है तो पहले ही पेडागोजी कर लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, आपके इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स तीनों के लिए, चारों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा 13 और चैप्टर क्या है? यात्रा एवं यात्री। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आपको पता है ईवीएस में गिने चुने टॉपिक्स है और हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो यात्रा और यात्री से एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। ये जो 5 है आपको एक क्वेश्चन पक्का दिलाएंगे 100%। इस बात की गांठ बांध लेना। ज्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, जस्ट इतना ही है, क्योंकि आपको पता है सीटेट डीपली नहीं पूछता, इतना डीपली नहीं पूछता आपसे लेवल 1 में। तो मोटी मोटी बातें ही पूछ जाती है, तो आप इनको ध्यान में रख लेना। क्लियर? उसके बाद एक नंबर आपका दूरी और समय से, यानी कि यात्रा से आता है आपका। एक यात्रियों से, एक नंबर का यात्रा से। क्लियर? तो यात्रियों के बारे में हम जानते हैं कि भारत में विदेशी यात्री। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा क्या होती है। यानी कि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो क्या है? हमारी यात्रा होती है। ठीक है, तो वो यात्रा पहाड़ों के रास्तों से, पर्वत नदियों के रास्तों से, या समुद्र के रास्ते से, या जो मेन हमारा रोड है सड़क के रास्ते से, वायु मार्ग से, किसी भी मार्ग से हो सकती है ना। तो और आपको ये भी बताया है कि अपने इतिहास में अगर देखते हैं, इतिहास के पन्ने अगर हम पलट के देखते हैं, तो विदेशियों का भारत में आने का बहुत ही रुझान रहा है, यानी कि बहुत ही रुख रहा है उनका भारत की तरफ। अंग्रेज आए, उनसे पहले भी कितने शासक आए हैं भारत में, तो सबने यहाँ अपना राज करना चाहा है, तो सबने यहाँ के बारे में जानना भी चाहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ एक यात्री ऐसे हैं जो अपना देश छोड़ के भारत आए हैं और उन्होंने यहाँ मतलब क्या अपने बारे में कहा है, क्या अपने बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। तो ये देखते हैं। फर्स्ट है मैक्सनीज। मैक्सनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मैक्सनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हैं और ये एक राजदूत बन के आए थे। ये क्या आए थे? एक राजदूत बन के आए थे। और इनकी बुक है इंडिका पुस्तक। इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक में इन्होंने जो अपना भारतीय समाज है, कैसा है, स्त्रियों की स्थिति कैसी है भारतीय समाज में, ठीक है, लोगों की स्थिति कैसी है, अमीर गरीब, इन सब का वर्णन किया था अपनी बुक में। तो मैक्सनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए। आपके लिए मेन चीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए, एक राजदूत के रूप में आए, और इनकी बुक का नाम है इंडिका पुस्तक, और उन्होंने इसमें भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है। तो ये जो पांचों है इनके बारे में एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है हमारी, उसमें हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वो वाली क्लासेस ले लेना, अदरवाइज इतना आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपको ईवीएस के लिए चाहिए तो। क्लियर? फर्स्ट क्लियर है। फायान जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे। फायान जो है चीनी बौद्ध भिक्षुक थे, फायान। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आए और इन्होंने जो है अपनी बुक्स में वर्णन किया है भारतीय की, जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो झलक देखने को मिलती है उसका वर्णन किया है। इनकी भारत की संस्कृति का, समाज का जो आर्थिक स्थिति है उसका उन्होंने अपने बुक में वर्णन किया है। क्लियर है? अल-ब्रूनी जो कि उज्बेकिस्तान से है, अल-ब्रूनी, और ये महमूद गजनवी, सॉरी गजनवी आएगा भैया, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और इनकी बुक का नाम है तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। तो इन बुक्स में उन्होंने तालाबों के बारे में, भारत की तालाबों के बारे में, और जो बावड़ियां हैं राजस्थान की, उनके बारे में वर्णन किया है कि किस टाइप से बावड़ी होती है, किस टाइप से तालाब होते हैं, कितनी उन पे चढ़ने का रास्ता एक अलग होता है, उतरने का रास्ता एक अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे और भी आवास स्थल भी बने हुए होते हैं। तो इस सब का इन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया है। इसके लिए इतना ही काफी है। वास्को डी गामा, आप सबने बहुत पढ़ा हुआ है इनके बारे में, और क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं आपसे, 10th क्लास तक भी पूछा जाता है, बहुत जिक्र होता है इनका। तो वास्को डे गामा जो है पुर्तगाली निवासी है। क्या है? पुर्तगाली निवासी थे, और 1498 में ये यूरोप से भारत आए थे और समुद्री रास्ते से आए थे। यानी कि इन्होंने यूरोप से भारत समुद्री रास्ते की खोज की थी कि ये रास्ता भी इंडिया जाता है भी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये 1498 में समुद्री रास्ते से भारत आए थे। इतना क्लियर है? ओके। ह्वेनसांग, ये भी नाम से स्पष्ट है, फायान ह्वेनसांग, ये दोनों ही चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। ये दोनों ही क्या थे? चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। और ह्वेनसांग ने नालंदा के विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था। मक्खियां कहाँ से आ जाती है? इन्होंने ह्वेनसांग ने नालंदा के विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। क्लियर?
और ये इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इनकी बुक का नाम है सियुकी। इनकी बुक का नाम क्या है? सियुकी। और ये राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। क्लियर है इतना? और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। तो मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है। अब हम यात्रा के बारे में करेंगे कि भाई यात्रा हाँ, यात्रा के बारे में करेंगे भी किस किस टाइप से। सबसे स्टार्टिंग में जो है रेल की शुरुआत कैसे हुई या बसेस की शुरुआत कैसे हुई, तो उस चीज के बारे में जानेंगे। फिर यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो सम टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम करेंगे एक दो। तो चलिए अभी वो करते हैं। ये है यात्रा के बारे में, यात्रियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये है यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। तो सीटेट में क्वेश्चन जो है वही रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपसे नया पूछा जाएगा। एस्टेट की तरह नहीं है कि हर बार पता नहीं ये कहाँ से आ गया, इस टाइप नहीं होता। सीटेट वही क्वेश्चंस रिपीट करता है। आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है वो उठा के देख लेना, तो आपको वही चीज़ें रिपीट मिलेगी। क्योंकि इतना तो सिलेबस ही नहीं है इसका, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कम है। तो देख लेना इस चीज़ को। तो मेन पॉइंट्स हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो हम किसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वो होता है जो दो राजधानियों को, राज्य की जो राजधानी है उनको आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होता है? जो दो राज्यों की राजधानी है उनको आपस में जोड़ता है, वो होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। तो NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और आपसे ये भी लिखा हुआ आ सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो कौन सा है? तो वो आपका NH47A जो राजमार्ग है वो आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। अब बात करते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क, भारत की नहीं है, विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली जो रोड है आपका, मनाली लेह जो रोड है आपका, राजमार्ग जो है आपका, वो सबसे लंबा रोड है। सॉरी, सबसे ऊंची सड़क है वो। ठीक है। इनकी लेह मनाली रोड जो आपका सड़क जो है वो आपकी सबसे ऊंची सड़क है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। क्लियर है? अब बात करते हैं रेल मार्ग की, रेल मार्ग के बारे में कि सबसे पहले रेल की शुरुआत है वो कब हुई। रेल मार्ग यानी कि रेल परिवहन जो है उसकी शुरुआत कब हुई, उसकी बात करें तो उसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई। और जो पहले रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। और उसकी लंबाई जो है, जो जिस रास्ते पर वो चली थी उस रास्ते की लंबाई 34 किलोमीटर थी। उस रास्ते की लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। क्लियर है इतना? ठीक है। आगे है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसकी दूरी है 4286 किलोमीटर। उसकी दूरी कितनी है? 4286 किलोमीटर। बहुत से आप में से ऐसे होंगे जिनको हिंदी में गिनती नहीं आती होगी भाई, 86 286 इस टाइप से नहीं आता होगा ना, लेकिन आनी चाहिए, जरूरी है। तो 4286 किलोमीटर की दूरी है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? ड्रिपगुडी यानी कि असम से कन्याकुमारी तक है। सबसे लंबा रेल मार्ग यानी कि सबसे लंबा जो रेल का रास्ता है वो कौन सा है आपका भाई? असम से कन्याकुमारी यानी कि ड्रिपगुड वाला जो रास्ता है वो आपका सबसे लंबा रास्ता है। क्लियर है? और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, भारत का नहीं है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये आपका गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1.3 किलोमीटर दूरी है इसकी। ठीक है, 1300 किलोमीटर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, कि भारत में प्रमुख प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कब शुरुआत हुई। हाँ, जो इसमें वायु परिवहन की शुरुआत जो है वो 1911 में हुई थी। 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी वायु परिवहन की। बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जेट, इंडिगो, एयर एशिया, है ना। तो ये काफी कंपनी है अब इनकी वायु परिवहन की। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1911 में हुई थी। तो मेन बात पॉइंट्स की हम बात करते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। आगे है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो आपका कोलकाता में स्थित है। इनके जहां से जो बिलोंग करता है वहीं से उस नाम से ही वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुछ ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? वो आपका मुंबई में है, इनकी बॉम्बे में आपका छत्रपति शिवाजी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
स्थित है। तो इतना क्लियर है। अब हम एक दो सम्स कर लेते हैं, क्योंकि दूरी और चाल के बहुत पूछ जाते हैं। हर बार एक सम आपको पक्का मिलेगा, चाहे उसमें दूरी पूछ जाए, चाहे उसमें चाल पूछ जाए, चाहे उसमें समय पूछा जाए। तो वो हम कर लेते हैं। इनमें से बहुत कम चांसेस है, रेयरली चांसेस है कि आपसे इनमें से पूछा जाए। मोस्टली आपसे या तो रेलवे टिकट के बारे में पूछा जाता है ईवीएस में, रेलवे टिकट के बारे में कि उसमें क्या क्या सारणी दी हुई होती है, या फिर टाइम दिया होता है, आपसे गति पूछ ली जाती है, या आपसे समय पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे दूरी पूछ ली जाती है। ठीक, तो वो करते हुए इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो चलिए वही आगे वाला करते हैं। समय सारणी, टिकट समय सारणी में क्या होता है, ये आपसे पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, और एक बार पहले भी पूछा गया है कि टिकट समय सारणी है उसमें क्या क्या लिखा हुआ आता है, ईवीएस में स्पेशली पूछा था आपसे। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो यात्रा है, यानी कि आपने जो यात्रा करनी है, जिस दिन करनी है, उसकी डेट लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है और टाइम लिखा जाता है। और जो आरक्षण है, यानी कि आरक्षित आपने रिजर्व करनी है, अपनी पहले से आप बुक कराते हैं, ठीक है, तो उसकी भी आपको क्या लिखी मिलेगी, वहां पे डेट और टाइम आपको लिखा हुआ मिलेगा। देन क्या होता है, ट्रेन, जिस ट्रेन में आप जाओगे उस ट्रेन का नेम लिखा हुआ होगा और उस ट्रेन का नंबर लिखा हुआ होगा। क्लियर। उसके बाद यात्रा की स्टार्टिंग, यानी कि जिस स्थान से आप चले हो उस स्थान का नेम, और जिस स्थान पे आप पहुंचोगे उसका नेम लिखा होगा, और उनके बीच में जो समय लगेगा, उनके बीच में जो आपको टाइम लगेगा वो टाइम लिखा हुआ होगा। और जो डेट होगी, यानी कि इस डेट को आप चले हो, 4 को चले हो, आप 8 को पहुंचे हो, तो वो डेट भी आपकी लिखी हुई होगी। और डिस्टेंस कि उस जगह की और उस जगह के बीच की दूरी क्या थी, ठीक है, वो दूरी भी लिखी होगी, यानी कि उसका डेट, टाइम और डिस्टेंस आपको लिखा मिलेगा। और क्या है, यात्रियों की संख्या, यानी कि कितने यात्री आप टिकट ले रहे हैं, तो कितने यात्रियों के आप ले रहे हो, आपके साथ कितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या आप वयस्क, यानी कि वयस्क कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये भी आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद यानी कि उसका लिंग, उसका जेंडर, उसकी एज आपको लिखी हुई मिलेगी। देन यात्रा की श्रेणी, आप कौन से डिब्बे में आप यात्रा कर रही हैं, ठीक है, तो वो श्रेणी आपकी वहां पे लिखी होगी। कोच की संख्या, यानी कि वहां जो कोच, यात्रियों के साथ जो कोच रहता है उसकी संख्या 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, वो संख्या भी आपकी लिखी होगी। और आरक्षित सीट, यानी कि रिजर्व है आपकी सीट, तो वो भी आपका लिखा होगा, यानी कि इतना नंबर सीट है आपकी, वो भी आपको बताया हुआ होगा। और जो शुल्क और कुल किराया, यानी कि कुल किराया, यानी कि आपको कितना किराया देना होगा, वो भी आपका लिखा होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रेलवे विंडो से आप टिकट ले रहे हैं, खिड़की से आप टिकट ले रहे हैं, तो उसमें आपका नाम नहीं लिखा होता, उसमें आपका नेम जो होता है वो टीटी के पास होता है। लेकिन आप ऑनलाइन ले रहे हैं, इनके इंटरनेट से आप ले रहे हैं, तो उसमें आपका नेम होता है। इतना ध्यान रखना। अगर आप सिंपल रेलवे विंडो से ले रहे हैं तो उसमें आपका नेम नहीं होगा, नेम आपका टीटी के पास होगा, यानी कि आरक्षण जो चार्ट होता है उसमें नेम होगा। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका उसमें नेम होगा। तो ये सारी डिटेल है, ये रेलवे टिकट की सारणी है, इनकी रेलवे टिकट पर आपको मिलती है देखने को। तो ध्यान से देख लेना भी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब एक बात करते हैं, मेन जो हमारा पॉइंट है, दूरी, समय, गति, इनकी डिस्टेंस, टाइम, और इसका हम बात करते हैं, ठीक। तो इसमें सिंपल ही आता है आपका, कुछ मुश्किल वाली चीज नहीं होती। या तो दूरी, समय दिया होता है, आपको गति निकालनी है, या समय गति दी हुई होती है, आपको दूरी निकालनी है। तो चलिए एक हम करके देखते हैं। पहला तो क्या है, फॉर्मूला है हमारा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको दूरी दी हुई है, अगर आपको दूरी निकालनी है, तो समय और गति दे रखा है, तो आपको समय और गति को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दूरी अपने आप निकल जाएगी। और अगर आपने समय निकालना है तो दूरी और गति जो है उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि दूरी को, गति को क्या है, दूरी से डिवाइड कर देना है। और अगर आपको गति दे रखी है तो आपने दूरी और समय को आपस में डिवाइड कर देना है। चलिए एक सम करके देखते हैं। मान लो कोई भी जगह है, उसकी जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है। एक चीज और, दूरी यानी कि हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। समय जो है आपका वो हम टाइम में, यानी कि आर में मापते हैं, घंटों में, सेकंडों में, मिनटों में मापते हैं। और जो आपकी गति है वो आपकी किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसमें हम मापते हैं, ठीक है। तो 800 किलोमीटर है, तो कई बार पेपर में ना हम कंफ्यूज होते हैं हम दूरी और गति के बारे में। तो किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, इट मीन्स ये दूरी है, इट मीन्स ये गति है। और अगर दूरी है तो सीधा किलोमीटर, मीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। तो हम कई बार ना टांग कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करना होता है वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो 800 किलोमीटर मान लो दूरी है, किलोमीटर लिखा है तो पता ही है दूरी है, ठीक है। और मान लो उसको टाइम लगता है 20 घंटे, ठीक है, 20 घंटे उसको टाइम लगता है। तो यानी कि हमें क्या मिल गई, दूरी मिल गई हमें, और हमें टाइम मिल गया। निकालना क्या है, हमें गति निकालनी है कि गति क्या है, स्पीड क्या है,
उस रेल की क्या है स्पीड क्या है वो हमें बतानी है। तो हम क्या कर देंगे दूरी बटे समय, यानी कि 800 बटे 20 कर देंगे हम। सिंपल है, 20 चौके 80, 0 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम पहुंचेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी दूरी निकल जाएगी। क्लियर है। घंटा सेकंड, सेकंड वाला, मिनट वाला, घंटा वाला, वो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए। किसी में घंटा दिया होगा, किसी में मिनट दिया होगा, किसी में सेकंड दिया होगा। तो आपको पता है दूरी इतनी है तो आपको घंटा के हिसाब से पहुंचोगे ना आप, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक सम कर लेते हैं हम, इजी सा सम करते हैं भाई, जो पीछे पेपर में आए हुए आपसे हैं। और बात करते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि हमें ट्रेन की गति बतानी है। क्या बताना है हमें, ट्रेन की गति बतानी है। तो 1 नंबर आपका पक्का है यहाँ से, अगर आप ये क्लास अच्छे से देखते हैं। 5-6 मिनट की क्लास होगी, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो पढ़ते हैं हम कि विमला 23 दिसंबर 2018 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से नासिक जाने के लिए प्रातः 9:30 बजे, प्रातः ये भी देख लेना, प्रातः और साय का ध्यान रखना। क्या पता प्रातः साय ना लिखा हो, आपको AM PM दिया हो, तो इस चीज को ध्यान से देख लेना, या सुबह शाम दे रखा हो। तो प्रातः 9:30 बजे मंगला एक्सप्रेस में बैठी। कितने बजे बैठी, प्रातः 9:30 बजे। तो ट्रेन से जब वो जाती है उस दिन की डेट एंड टाइम क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, जाती कब है वो 23 दिसंबर को, और किस टाइम जाती है वो, सुबह 9:30 बजे, यानी कि AM जाती है। ठीक है। और 24 दिसंबर 2018 को 7 यानी कि 7:30 मीन्स 7:30 बजे नासिक पहुंची प्रातः, यानी कि अगले दिन भी वो प्रातः पहुंचती है, सुबह ही पहुंचती है। यानी कि जब वो पहुंचती है वो डेट और टाइम क्या है, उसके पहुंचने का डेट एंड टाइम क्या है भाई, 24 दिसंबर, यानी कि एक दिन के बाद वो पहुंचती है, और सेम यानी कि सुबह ही वो पहुंचती है। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, तो डेट और टाइम हो गया आपका, 9:30 बजे पहुंचते हैं, और यहाँ कितने बजे पहुंचती है, 7:30 बजे वो पहुंच जाती है। तो बीच का टाइम क्या हो गया, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल इसको टाइम कितना लगा, 22 घंटे। कितने लगे, 22 आवर्स इसको लगे। टोटल टाइम कितना हो गया, 22 आवर्स इसको लगे। और यहाँ हमें कुल दूरी कितनी दी है, 890 किलोमीटर। दूरी कितनी दी है, इनकी डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 890 किलोमीटर। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमें गति निकालनी है तो हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। अगर हमें गति निकालनी है तो हमें दूरी को समय से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन्स 890 को 22 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करते हैं तो 22 चौके 88, और वहां पे एक बच्चा आता है, डिवाइड करके दिखा देती हूँ भाई आपको। 22 से हम डिवाइड करते हैं तो 22 चौके 88। ठीक है, यहाँ पे एक बचता है, फिर यहाँ 0 बचती है, तो हमें एक 0 और लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 चढ़ा देते हैं भाई। फिर बाद में फिर दोबारा 22 चौके 8 से आता है, तो यानी कि 40.4 हमारा आंसर आ जाता है। हमारा आंसर क्या आता है, 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आता है हमारा आंसर, 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी सॉरी गति क्या है, 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, इतना ही नहीं आगे भी है ना आपके लिए कुछ ट्विस्ट है। वो क्या है, मैंने आपको बताया मीटर सेकंड। अब जिसने ध्यान नहीं दिया वो फटाक से इसको कर देगा कि हाँ भाई ए इज राइट आंसर, लगभग 40 मीटर सेकंड है ना। तो यहाँ मीटर सेकंड लिखा हुआ है और हमने क्या निकाला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें राइट आंसर क्या करना है, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जैक्ट यहाँ पर निकला नहीं है ना, तो यहाँ इसने भी लगभग बोला है, यानी कि लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो आपने सम निकाल भी लिया उसके बाद आप रॉन्ग कर दो। क्लियर, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है लगभग। तो आई होप आपको समझ आया होगा और ये क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। यात्रा और यात्री वाला टॉपिक है, क्लियर हो गया होगा। और 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे, हम करेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर प्रीवियस ईयर तो हमने करना ही है, तो साथ में हम सारे कर ही लेंगे। तो भाई क्लास को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो उसके शेयर करो क्लासेस को। ठीक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।